वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, सप्लाई। तो आज हम इस वीडियो के हेल्प से ये पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, सप्लाई की मूवमेंट कैसे होती है, सप्लाई शिफ्ट कैसे होती है, एंड देन हम ये भी पढ़ेंगे कि सप्लाई कर्व कैसे होता है और सप्लाई का फॉर्मूला एंड बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो के हेल्प से आगे सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरी देखिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो एंड शेयर कीजिए। और आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपने बारे में बता भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये आता है कि सप्लाई होती क्या है। हिंदी में सप्लाई को बोलते हैं पूर्ति। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो एक फॉर्म है या फिर एक कमोडिटी है जो अपने वो डिफरेंट प्राइस पर एक पीरियड ऑफ टाइम पर चीज़ों को पे करती है, मतलब सेल आउट करती है, उसे हम बोलेंगे सप्लाई। अब जो सप्लाई है वो कई फैक्टरों पे इफेक्ट डालती है कमोडिटी की। जैसे हम बोल सकते हैं कि वो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज होगी हमारी सप्लाई भी उस तरीके से चेंज होगी। हमारे प्राइस ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड करती है, हमारे नंबर ऑफ फॉर्म्स पे भी डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्म्स कितनी है, हमारी गोल पे भी डिपेंड करते हैं कि फॉर्म का गोल क्या है, क्या सप्लाई करनी है, किस अकॉर्डिंग करनी है। प्राइस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी सप्लाई। प्राइस अदर रिलेटेड गुड्स पे भी हमारी सप्लाई इफेक्ट करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी इफेक्ट करती है, टैक्स, सब्सिडी और काफ़ी ऐसी फैक्टर होते हैं जिस पर जो सप्लाई है वो इफेक्ट करती है कमोडिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि सप्लाई कर्व कैसा होता है। सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे कि आपने डायग्राम में देख भी रहे होंगे कि ये ऊपर की साइड जा रहा है SS, ये है हमारा सप्लाई कर्व। मतलब हमारा प्राइस, हमारी क्वांटिटी, मतलब P1 Q1 दिख रहा है आपको। ठीक है, हमारा प्राइस हमारी कमोडिटी पे डिपेंड कर रहा है एंड अगर P2 हो गया प्राइस तो हमारी जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो गई, P2 हो गई। तो आपने यहाँ पे डायग्राम में ये देख लिया कि सप्लाई जो है वो किस साइड जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है, पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, और हमारी प्राइस कम हो रहा है तो हमारा क्वांटिटी भी कम हो रही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इंडिविजुअल प्राइस क्या होता है, मतलब इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है। इंडिविजुअल सप्लाई का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल फॉर्म या कमोडिटी ऑफर करे या कुछ भी करे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस पर सेल आउट करने के लिए एक लिमिटेड पीरियड पर, मतलब एक गिवन टाइम पीरियड पर जब वो अपने डिफरेंट प्राइस पे सेल करती है फॉर्म, तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। इसमें इंडिविजुअल फॉर्म ही इंक्लूड होती है, ये इंडिविजुअल कमोडिटी ही इंक्लूड होती है उस क्वांटिटी को सेल आउट करने के लिए। अब मार्केटिंग सप्लाई क्या होती है? पहले तो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई एक अकेली फॉर्म होती है और मार्केट सप्लाई की बात करें तो ये सब ऑफ टोटल होता है कमोडिटी का क्या कह सकते हैं हम, सम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं, इसमें बहुत सारे कमोडिटी मर्ज होती हैं। ये डिफरेंट प्राइस पर एक पीरियड ऑफ टाइम पर, जैसे एक साल, तो एक पीरियड ऑफ टाइम पर ये अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करती है। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक अगर मैं बताऊं तो स्टॉक। लोगों को स्टॉक और सप्लाई में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि स्टॉक होता क्या है या फ्लो होता क्या है। सिंपल सी बात अभी हम स्टॉक ही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम सप्लाई को रिलेट कर सकते हैं स्टॉक से। स्टॉक का मतलब ये हुआ, जैसे हम बोलते हुए कि गोदामों में स्टॉक करके रख लिया, मीन्स हमने टोटल क्वांटिटी जो है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अवेलेबल कर रखी है, एक फॉर्म ने इकट्ठी कर रखी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। मैंने पीरियड ऑफ टाइम नहीं कहा, मैंने यहाँ पर कहा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक कुछ टाइम के लिए जब हम बल्क में जो क्वांटिटी होती है एक को उसे स्टॉक करके रख लेते हैं, हम उसे बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, अब सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल का क्या मतलब है? सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है जब हम प्रेजेंट करते हैं टेबल फॉर्म पर, मतलब एक टेबल फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं सप्लाई को, उसके डिफरेंट प्राइस को, एक पीरियड ऑफ टाइम को। ठीक है, प्रोड्यूसर ये बताता है ये मेरी क्वांटिटी है, ये मेरा प्राइस है, ये मेरे प्रोड्यूसर इतना एक दिन में इतना बना रहे हैं माल, तो एक
एक टेबल फॉर्म में जो चीज़ हम दिखा सकते हैं उसे हम बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। और सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व वो होता है जब हम टेबल फॉर्म में तो दिखा रहे हैं, पर अगर हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें, अगर हम सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें तो हम सिंपली उसे बोलते हैं कि हम सप्लाई कर्व की बात करें। ठीक है, और मैंने बताया कि सप्लाई कर्व कैसा होता है। सप्लाई कर्व पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और हम इसको कैसे, इसका जो स्लोप होता है हम उसको कैसे बता सकते हैं? हम उसको बता सकते हैं जैसे कि यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ भी है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, मतलब जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप को दिखाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लाई कर्व क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि लॉ ऑफ सप्लाई का क्या रिलेशन है। ठीक है, आपको मैं ये बता दूं कि पीछे हमने डिमांड बताया था और मैंने डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड वगैरह सब कुछ बताया था विद डायग्राम। तो आप प्लीज़ यहाँ आई बटन पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, जिससे आपको डिमांड के बारे में सब कुछ पता चल जाए जिन लोगों ने वीडियो ना देखी हो, और सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस पता चल जाए। तो हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है। लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई का। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, अगर हाई प्राइस होगा तो हाई सप्लाई होगी, अगर लो प्राइस होगा तो लो सप्लाई होगी। ठीक है, तो हमें बस इतना सा याद रखना है कि अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो वो डायरेक्ट रिलेशन को दिखाती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल अलग है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन को दिखाता है। तो वो मैंने जैसे बताया आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगी, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, जिससे आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में भी पता चल जाए और आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि जो सब कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे प्राइस में चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड मतलब क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आता है। अगर मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करती है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। मींस ये डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स बताती है कि हमारी सप्लाई में कितना अप एंड डाउन आ रहा है। किसकी वजह से बताती है? प्राइस की वजह से बताती है। मतलब जैसे कि आप फॉर्मूले में भी देख रहे होंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाई कितनी चेंज होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एंड अब हम ये पढ़ेंगे कि ये किस मेथड से काम करती है। इसके दो मेथड है, एक है परसेंटेज मेथड और एक है ज्योमेट्रिक मेथड। इसके दोनों के फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, परसेंटेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाई में जितना चेंज आता है उसे बोलते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सप्लाई प्राइस। अगर हम इसको लिखना चाहें दूसरे तरीके से तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी डिवाइडेड बाय क्यू। मीन्स डेल्टा क्या है? ये चेंज के निशान को शो करता है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, ये सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है किस पर? एक्स एक्सिस पर, एंड क्वांटिटी सप्लाई बताता है कि हमारी क्वांटिटी सप्लाई कैसे। तो हम आगे बताऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे शो करता है। ठीक है, अभी तक आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे भी वो टॉपिक भी बता सकते हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो 11 से लेके यूजीसी नेट तक मैं आपको सारे टॉपिक्स पे वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ, पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ
सप्लाई ज़्यादा होती है, मतलब लेफ्ट साइड की जगह पे वाई एक्सिस की साइड पे ज़्यादा होती है, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब ई एस ग्रेटर देन 1 होती है। और अगर हमारी 1 से कम होती है, हमारा ई एस 1 से कम होता है, तो ये एक्स एक्सिस पे ज़्यादा फोल्ड करती है और ये राइट साइड को दिखाती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये इसकी 3 मेजर पॉसिबिलिटी है जो कि इसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में देखने के लिए मिलती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ जाता है कि इसकी मूवमेंट कैसे करती है, ये शिफ्टिंग कैसे करती है, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इसका मूवमेंट कैसे होता है, ये शिफ्ट कैसे करती है। और ये चीज़ें मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि ये मैंने डिमांड में भी सब कुछ बताया है कि डिमांड क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसकी मूवमेंट कैसे होती है, इसकी सप्लाई कैसे होती है। तो मैं इसका एंड में लगा भी दूंगी इसके ऊपर एक वीडियो, तो आपने अगर वो वीडियो ना देखी तो आप एंड पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सप्लाई की बात करते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई में होता क्या है, मतलब सप्लाई का जो मूवमेंट होता है और शिफ्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहली बात वो डिपेंड करता है हमारे प्राइस पर, समझ में आ गया, और हमारे अदर रिमेनिंग फैक्टर पर जो कि कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसीलिए क्या होता है कि ये अप मूवमेंट कर रहा है, ये डाउन मूवमेंट कर रहा है, क्या सप्लाई कर्व। अगर सप्लाई कर्व अप मूवमेंट कर रहा है तो हम उसे बोल देंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई कर्व डाउन मूवमेंट कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टरी ऑफ सप्लाई। अब एक्सपेंशन मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्टरी मूवमेंट ये आपको पता चल जाएगा, मतलब अप कर रहा है डाउन कर रहा है, या आप डिमांड वाली जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने उसमें विद डायग्राम समझा रखा है कि ये कैसे करता है वर्क। ठीक है, बस उसमें क्या अंतर होगा कि सप्लाई ऊपर की साइड होता है तो ये ऊपर की साइड होगा, देन और कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें कि डिमांड कर्व जो है, जो सप्लाई कर्व है सॉरी, वो आपका इंक्रीजिंग रेट पर कब होता है और डिक्रीजिंग रेट पर कब होता है। अगर सप्लाई कर्व इंक्रीज है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, अगर सप्लाई कर्व डिक्रीजिंग रेट पर है तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होता है और ये राइट वर्ड से कुछ क्यों शिफ्ट होता है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। अगर डिमांड जो हमारा सप्लाई का है वो अगर इंक्रीजिंग रेट पर है और राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो उसका ये कारण हो सकता है कि हमारे प्राइस गिर रहे हैं और जो अदर रिलेटेड गुड्स के प्राइस हैं वो भी गिर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी, हमारी जो फॉर्म है वो इंक्रीज हो रही है, जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो इंक्रीज हो रही है, तो हमारा सप्लाई कर्व क्या जा रहा है, राइट वर्ड जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर वो डाउनवर्ड मतलब कि अगर वो लेफ्ट वर्ड साइड जा रहा है, लेफ्ट मतलब उल्टी साइड जा रहा है, डिक्रीज हो रही है हमारी सप्लाई, तो हमारी सप्लाई क्यों डिक्रीज हो सकती है, हमारे प्राइस बढ़ गए हैं, रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं कर रही, वो दब रही है, काम नहीं हो रहा है इतना, डिक्रीज हो रही है फॉर्म्स, ये सब, तो मतलब उसके हमारे अपोजिट वर्क कर रही है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो अगर हमारी जो सप्लाई अगर वो इंक्रीज हो रही है हमारी सप्लाई, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे जो प्राइस है वो सेम हो सकते हैं या हमारे प्राइस कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है एंड वाइजा वर्सा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इससे कि इंक्रीज सप्लाई कब होती है, डिक्रीज सप्लाई कब होती है, एक्सपेंशनरी कब होती है, कॉन्ट्रैक्शन कब होते हैं, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे हमें आपका रिकमेंड मिल जाए कि आप क्या क्या चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।